ਨਾਵਲ ਬਾਗੀ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਮੀਮ ਕਿਸ਼ਤ ਨੰਬਰ 2। सलवा यूनिवर्सिटी आई तो उसकी सहेली अनमोल उससे मिल गई। हाय सलवा, कैसी हो? होनहा क्या, खाक ठीक होंगी मैं? क्या मतलब? यानी कि तुम अभी तक वहीं पर फंसी हुई हो? यार आखिर तुम इस मसले में पढ़कर क्या हासिल करना चाहती हो? अनमोल यार, ये मेरी जिंदगी का मामला है, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने बाप को ढूंढना चाहती हूँ, वो साया को कहीं खो गया है। तुम्हारे पास तो तुम्हारा बाप है ना, इसलिए तुम ये कह रही हो। सलवा इमोशनल हो गई थी। अनमोल जल्दी से बोली, आई एम सॉरी सलवा, मेरा ये मतलब नहीं था। सलवा ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए कहा, हाँ सब जानती हूँ मैं, तुम दोनों सिर्फ नाम के दोस्त हो। मोहद भी यही कहता है। सलवा रो पड़ी थी। यार तुम लोग मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही? अनमोल उसे दिलासे देने लगी। यार सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, तुम तो सीरियस हो गई हो। सॉरी प्लीज यार। अनमोल ने अपने कान पकड़ लिए तो सलवा उसे यूं देखकर मुस्कुराई थी। अनमोल ने कहा, ओ गॉड, शुक्र है कि तुम मुस्कुराई हो। अब मेरी पक्की वाली तौबा है जो मैं इस बारे में आइंदा बात भी करूं। वैसे मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है सलवा शाह जमान शाह। मेरी दुआ है कि तुम अपने बाप को ढूंढने में कामयाब हो जाओ। सलवा मुस्कुराई थी। रबिया शाह कॉलेज से वापस आ रही थी कि सड़क क्रॉस करते हुए एक गाड़ी ने उसे हिट कर दिया था। वो खुद को बचाने की कोशिश के बावजूद भी जख्मी हो गई थी। सब लोग जमा हो गए थे और तमाशा देख रहे थे। तभी एक नौजवान रश को चीरता हुआ उसके पास आया और अपना हाथ बढ़ाकर रबिया शाह से बोला, आंटी उठिए प्लीज। रबिया शाह उसका सहारा पाकर उठ खड़ी हुई थी। वो नौजवान अब गुस्से से इन सब लोगों को बुरा भला कह रहा था। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोग बस तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं। ये नहीं देखते कि सामने एक इंसान मर रहा है, इसकी मदद की जाए, ना कि खड़ा होकर उनकी बेबसी की वीडियो बनाई जाए। जब मदद नहीं कर सकते तो फिर तमाशा देखने भी खड़े मत हो जाया करें। आप आइए मेरे साथ। वो नौजवान रबिया शाह को लेकर अपनी गाड़ी के पास आया और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। आंटी आप ठीक तो हैं? मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये ज़रा सी खराशें ही आई हैं। नहीं आंटी, फिर भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो रबिया के इनकार करने के बावजूद भी उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने रबिया की खराशों का मुआयना किया और ट्यूब लिख कर दी। वो उसे सहारा दिए वापस गाड़ी के पास लाया और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। रबिया शाह उसे देख रही थी। वो एक खूबसूरत नौजवान था। वो मुस्कुराई थी, खासकर वो दिल का बहुत अच्छा था। आंटी ये आजकल के लोग भी ना बहुत बेहिस हो गए हैं। इन्हें दूसरों की तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं होता। और ये लोग अंधों की तरह गाड़ियां चलाते हैं, ये भी नहीं देखते कि सामने कोई गुजर रहा है। अब कितने लोगों की अब तक जानें ज़ाया हो चुकी हैं इस वजह से। इस नौजवान की बातें रबिया शाह बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। ओ आई एम सॉरी आंटी, मैं बस अपनी बातों में लग गया, आपसे पूछा ही नहीं कि आपका घर कहाँ है। रबिया शाह मुस्कुराई और उसे अपने घर का एड्रेस बताया। घर आ चुका था। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और रबिया शाह को सहारा देकर गाड़ी से निकाला और उसे अंदर ले आया। इसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे तुम जाओगे, बैठो इधर। तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आंटी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, मैं आपके बेटे की तरह ही हूँ। वो सोफे पर बैठ गया था। रबिया शाह मुस्कुराई। वैसे नाम क्या है तुम्हारा बेटा? जी मेरा नाम मीर मोहदी शाह है। माशाल्लाह, कहाँ रहते हो? जी रहता तो गांव में हूँ, मगर इधर पढ़ाई की वजह से ही रहाइश पजीर हूँ। ओ माशाल्लाह, तुम अभी पढ़ रहे हो? जी आंटी। रबिया शाह उसे अपने बारे में बताने लगी। थोड़ी देर तक यूं ही बातें करते रहे। फिर मीर मोहदी शाह उठ गया। अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा ऐसे कैसे, चाय तो पीकर जाते। नहीं आंटी, इंशाल्लाह फिर कभी सही, फिलहाल मुझे एक दोस्त के साथ कहीं जाना है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर वादा करो कि अगली बार जरूर आओगे। मीर मोहदी शाह मुस्कुरा कर बोला, पक्का वाला वादा। रबिया शाह मुस्कुराई और फिर न जाने क्या सोचकर वो उठी और आगे बढ़कर मीर मोहदी शाह को खुद से लगा लिया। मीर मोहदी के लिए ये लफ्ज बहुत जाना पहचाना सा लगा था। ऐसा लगा था कि जैसे वो इस लफ्ज को जानता है। रबिया शाह उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अपना ख्याल रखना। जी आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। मीर मोहदी शाह अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात करता हाल के दरवाजे से निकल रहा था कि दूसरी तरफ से आती सलवा शाह जमान शाह से बुरी तरह से टुकरा गया और सलवा की सारी किताबें नीचे जा गिरी। मीर मोहदी शाह ने उसे देखा और फिर नीचे बैठकर उसकी किताबें इकट्ठी करते हुए बोला, आई एम सॉरी। उसने किताबें उठाकर सलवा को थमाई और गाड़ी की चाबियां उछालता हुआ वहां से चला गया। सलवा का मुंह हैरत से खुला हुआ था। ये कौन था? फिर माँ के पास आकर बोली,
मम्मी ये कौन था? तुम मीर मोहदी के बारे में बात कर रही हो? मुझे क्या पता मोहदी है या फिर हादी। रबिया शाह मुस्कुराई। ये मीर मोहदी शाह था, बहुत अच्छा बच्चा था, उसने मेरी हेल्प की जब मुझे गाड़ी ने हिट किया था। ओह खुदाया, मम्मी आपका एक्सीडेंट हो गया है? कब हुआ और कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? सलवा को यूं अपने लिए परेशान देखकर रबिया शाह मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, बस जरा सी खराशें ही तो आई हैं। मम्मी आप इसे मामूली कह रही हैं, मैं कैसे परेशान ना हूँ? मम्मी अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता तो? सलवा नम आंखों से रबिया शाह के गले लगते हुए बोली तो रबिया शाह हंसती थी। बेवकूफ लड़की, इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा ना करे मम्मी आपको कुछ भी हो। वो माँ से लिपटी हुई थी और रबिया शाह मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। सलवा ने अनमोल और मोहत को कॉल करके ये बता दिया था कि उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। अनमोल सुबह ही उसकी मम्मी की खैरियत ड्राफ्ट करने पहुंच गई थी, अलबत्ता मोहत नहीं आया था। सलवा को बहुत गुस्सा आया था कि मोहत उसकी मम्मी की खैरियत ड्राफ्ट करने क्यों नहीं आया। अनमोल ने रबिया शाह से उसकी खैरियत ड्राफ्ट की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस ये सलवा मेरी इस मामूली सी ख्वाहिशों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। वो तीनों बातें कर रही थी तभी मीर मोहदी शाह वहाँ आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। रबिया शाह बड़ी मोहब्बत से मोहदी शाह से मिली थी। अनमोल और सलवा एक दूसरे को देखने लगी। अब अनमोल भी मीर मोहदी शाह से मिल रही थी और उससे बातें कर रही थी। सलवा को बहुत जलन महसूस हुई थी। इन तीनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया था और अपनी बातों में लग गए थे। और तो और उसका तारुफ भी नहीं कराया गया था। कैसी बेइज्जती थी ये सलवा शाह जमान शाह के लिए। तभी रबिया शाह ने सलवा को देखते हुए कहा, बेटा इससे मिलो, ये मेरी बेटी सलवा है। मोहदी ने उस पर एक सितारा सी निगाह डाली थी। मगर ये क्या? सलवा जो पहले ही जली बुनी बैठी थी, मोहदी को खुद की तरफ मतवजा पाते ही वो छत को देखने लगी, जैसे इससे अहम कोई काम ही ना हो। इसकी इस हरकत पर मेहदी को उसके ज़हनी तवाज़ुन पर शक सा हुआ था। फिर वो रबिया के साथ बातों में लग गया। वो तीनों बातों में इस कदर मशगूल थे कि सामने और पास बैठी सलवा को ही नजरअंदाज कर दिया था। सलवा को ताव आ रहा था कैसे अनमोल उसे नजरअंदाज करके मीर मोहदी शाह के साथ कहके लगा रही थी। जब सलवा को लिफ्ट ना मिली तो वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। किसी ने भी उसके जाने पर ध्यान न दिया था। कमरे में आकर वो बड़बड़ाने लगी, मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था। ऐसे बातें कर रहे थे कि वहां कोई सलवा शाह जमान शाह मौजूद ही नहीं है और मैं ऐसे बैठी थी कि जैसे वहां अजनबी हो, कोई मुझे जानता ही नहीं है। और वो अनमोल गधी को देखो कैसे कह के लगा रही थी, इस लड़के के साथ ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे उसकी जन्म जन्म की साथी हो। बेशरम कहीं की। मुझे सलवा शाह समान शाह को लिफ्ट देना नागवार किया। क्यों भई, क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि कोई मुझे लिफ्ट ही ना कराए? और हाँ, देख लूं कि इस अनमोल की बच्ची को भी क्या समझ लिया है खुद को, उसके साथ बैठकर मुझे शो दिखा रही थी। अच्छी तरह से बदला लूंगी उससे। तभी उसके कानों में रबिया शाह की आवाज आई, सलवा बेटा, सलवा बेटा। आई मम्मी, जो ऊंची आवाज में बोली और कमरे से निकल आई। जी मम्मी। जी मम्मी। बेटा जरा मेरे कमरे से मेरी नज़र का चश्मा तो लेती आना। जी मम्मी। सलवा रबिया शाह के कमरे में चली आई। टेबल पर देखा मगर वहां भी नहीं था। उसने दराज खोल कर देखा मगर वहां भी नहीं था। कहाँ है ये चश्मा, कहाँ रख दिया मम्मी ने? उसने जूं ही बेड पर रखा तकिया ऊपर को उठाया, वहां उसे एक डायरी मिली थी। ओ ये तो डायरी है, क्या मम्मी डायरी भी लिखती हैं? वो यूं ही दायरा खोलकर पढ़ने लगी, मगर थोड़ी ही पढ़कर उसे झटका लगा था कि ये वही डायरी थी जिसमें उसकी माँ ने अपने दिल की तमाम बातें रकम की थी। इसमें वो सारा राज दफन था जो वो कब से ढूंढ रही थी। इस डायरी में कई अहम राज थे, वो इस डायरी के जरिए अपने बाप तक पहुंच सकती थी। वो किस्मत के इस हसीन इत्तेफाक पर बहुत खुश हो रही थी। थैंक यू मम्मी, काश कि आप बहुत पहले मुझे चश्मा ढूंढने का कहती तो अब तक मैं डैडी को ढूंढ चुकी होती। चलो खैर, अब भी देर नहीं हुई है। अब वो अपने बाप को ढूंढ निकालेगी। उसकी माँ ने वहीं से आवाज लगाई, सलवा बेटा क्या चश्मा नहीं मिल रहा? जी मम्मी मिल गया है बस। सलवा ने लैंप के पास ही चश्मा देखा और उसे उठा लिया। डायरी उसने सीने से लगा ली थी। चलो प्यारी डायरी, पहले तुम्हें अपने कमरे में ठिकाने लगाऊं, फिर मम्मी को चश्मा दे आती हूँ। ये कहकर वो डायरी लेकर अपने कमरे में आई और उसे अपने तकिए के नीचे छुपा कर रखा और मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सो मच मम्मी, आपने तो मेरा काम ही मुकम्मल कर दिया। भाई आखिर जरूरत ही क्या थी डायरी लिखने की, मैं कभी पढ़ भी तो सकती थी। मेरी बेवकूफ़ मम्मी, मगर फिर भी आपकी शुक्रिया की हकदार हैं। लव यू सो मच मम्मी। उसने जल्दी से दरवाज़ा लॉक करके वो वहाँ से चली आई। ये ले मम्मी आपका चश्मा। शुक्रिया बेटा। रबिया शाह उसे चश्मा लेते हुए उठ गई। मम्मी अब कहाँ जा रही हैं?
बेटा किचन में चाय बनाने जा रही हूँ। अरे मम्मी मैं हूँ ना, मैं बनाती हूँ, आप आराम से बैठ जाएं, मैं बना कर लाती हूँ। ये कहकर सलवा किचन में चली गई। चारों ने खुशगवार माहौल में चाय पी थी। फिर मोहदी इजाजत लेकर वहां से रवाना हो गया। रबिया शाह आराम की घर से अपने कमरे में चली गई थी और सलवा अनमोल को अपने कमरे में ले आई और उसे डायरी के बारे में बता दिया। अनमोल हैरान रह गई। अब वो दोनों डायरी खोल कर पढ़ रही थी। ज्यों ज्यों वो डायरी पढ़ती गई उन पर हकीकत आश्कार होती गई। ओ यानी कि ज़मीर अली शाह की हवेली में जाने के बाद ही मेरे डैडी गायब हो गए थे और इतने साल गुजरने के बाद भी वो वापस ना आ सके। यानी कि मेरे डैड इसी हवेली में हैं। इसका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं सकी। आखिर ज़मीर अली शाह अपने भाई को गायब क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डैडी की मम्मी से शादी करने पर अंकल ज़मीर अली शाह नाखुश हो गए होंगे और इन्होंने सजा के तौर पर डैडी की वहां उस हवेली में दूसरी औरत के साथ उनकी शादी करवा दी हो, क्योंकि मम्मी ने भी तो इतने सालों तक वहां का चक्कर नहीं लगाया ना। अब इन्हें कैसे पता चलता? इसका मतलब है कि डैडी चीटर हैं। इन्होंने मेरी मम्मी को चीट किया है और वहां जाकर दूसरी शादी रचा ली। डबल गेम खेली है डैडी ने। मैं वहां जाकर डैडी को रंगे हाथ पकड़ूंगी और मम्मी को इनका चेहरा दिखाऊंगी। डैडी इतना क्यों डरते हैं आप भाई से? क्या वो इज़राइल हैं? हवेली जाकर ऐसे गायब हो गए कि दोबारा वापस ही नहीं आए। क्या हवेली वालों को इल्म ना हुआ कि तुम्हारे डैडी ने पहली शादी कर रखी है? अनमोल ने कहा तो सलमान ने कहा, हाँ ये भी हो सकता है, मगर यार डैडी को तो हमारा सोचना चाहिए था ना कि यहाँ उनकी एक अदद वाइफ और बेटी भी है। अब वो इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? मैं अब खुद जाऊंगी डैडी को देखने। क्या तुम हवेली जाओगी? हाँ बिल्कुल। क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? ना बाबा ना, मुझे तो माफ ही रखो, मैं वहां जाकर गायब नहीं होना चाहती। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मगर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी तुम वहां जाकर गायब ना हो जाओ। वैसे सुना है कि ज़मीर अली शाह की हवेली में भूत रहते हैं जो लोगों को गायब करते हैं। ये सुनकर सलवा हंसी थी। सब झूठ है। अच्छा, अगर आंटी का क्या करोगी? क्या तमाम आंटी को बताओगी कि तुम वहां जा रही हो? मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो इन्हें ये बताऊंगी। ऐसा ना हो कि वो मुझे कमरे में ही कैद कर लें। तो फिर आंटी को क्या कहोगी? यार कोई बहाना बना लूंगी कि हमारी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स टूर पर जा रहे हैं और चंद दिन बाद आ जाएंगे। यानी कि तुम आंटी से झूठ बोलोगी? यार करना पड़ता है और तुम मेरी मदद करोगी। दोस्त नहीं हो मगर यार, इधर देखो मेरी तरफ, तुम कितनी प्यारी हो अनमोल। बिल्कुल ठीक नाम रखा है तुम्हारा, तुम हो ही अनमोल। अपनी तारीफ सुनकर अनमोल खुश हो गई। अच्छा ठीक है, करती हूँ कुछ। ओ थैंक यू सो मच, तुम कितनी अच्छी हो अनमोल। सलवा अनमोल के गले लग गई। अनमोल ने कुछ सोच कर कहा, वैसे अगर मोहित ने तुम्हारा पूछ लिया तो? यार उसे मत बताना, जब चली जाऊंगी तो उसे बता देना कि अपने रिश्तेदार के घर गई है शादी अटेंड करने। यानी कि मैं मोहित से भी झूठ बोलूं? हाँ यार, अगर उसे सच बता दिया तो वो दम छिले की तरह मेरे पीछे चला आएगा और मैं ऐसी कोई मुसीबत नहीं पालना चाहती। अच्छा ठीक है। सारी रात सलवा की तरह तरह की तरकीबें सोचती रही। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई थी। सुबह को अनमोल उसके घर आ गई। इन दोनों ने सलाह मशवरा किया और फिर रबिया शाह के पास आ गई। किसी भी तरह से झूठ मूठ के टोट का बताकर उन दोनों ने रबिया शाह को राजी कर लिया था। अनमोल को भी झूठ बोलना पड़ा कि वो भी जा रही है और सलवा का ख्याल रखेगी। तब कहीं जाकर उसने इजाजत दे दी थी। सलवा जल्दी से कमरे में गई और अपने कपड़े पैक करने लगी। सलवा की हैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी। दोनों रबिया शाह को खुदा हाफिज कहती वहां से निकल गई थी। सलवा ने कहा, अनमोल तुम मम्मी को कुछ भी नहीं बताओगी? हाँ मैं नहीं बताऊंगी। नहीं तुम वादा करो। हाँ वादा रहा कि आंटी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। दोनों टैक्सी में बैठ गई थी। सलवा ने ड्राइवर को एक जगह का एड्रेस बताया और टैक्सी रवाना हो गई। आगे का क्या प्लान है और हम कहाँ जा रहे हैं? सलवा मुस्कुराई। एक मशहूर मेकअप आर्टिस्ट के पास, वो मेरा मेकअप करेगा। मेकअप क्यों? क्योंकि मैं वहाँ बुरी अम्मा जी बनकर जाऊंगी। वाट, बुरी अम्मा जी? सलवा ने कहका लगाया था। हाँ, और पूरा प्लान उसे बता दिया। इस तरह वो लोग मुझे नहीं पहचान सकेंगे। सोच लो सलवा, शाह जमान शाह कहीं तुम्हें लेने के देने ना पड़ जाए। ये बहुत क्लोज मामला है, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हारी असलियत किसी पर खुल गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। कोई बात नहीं, तुम चिल करो यार, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं वहाँ पूरी तैयारी के साथ जा रही हूँ। मजाल है जो किसी को भी मुझ पर शक हो। अनमोल ने अपने कंधे उचकाए। मर्जी है तुम्हारी, अब भी वक्त है, तुम अपना फैसला बदल सकती हो। हरगिज भी नहीं। सलवा, शाह जमान शाह जब एक बार किसी चीज की ठान ले तो फिर वो करके ही रहती है। नो टेंशन, टेंशन फ्री हो जाओ तुम।
सोच लो कहीं अंकल को ढूंढते ढूंढते तुम खुद ही गायब ना हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गाड़ी मतलूबा जगह पर रुक गई थी, दोनों अंदर चली गई। इस मेकअप आर्टिस्ट ने सलवा शाह समान शाह का ऐसा मेकअप किया कि वो 60 साल खतून नजर आ रही थी। सलवा अपने जरियों ज़दा चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को आईने में देखने लगी। अनमोल के साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हंस रहा था। सलवा भी अब उनके साथ हंसी में शामिल हो गई थी। सलवा ने सफेद बालों वाली विग पहन की थी। अब वो 60 साल से ऊपर की बुरी खातून लग रही थी। सलमान के कपड़े भी कुछ इस टाइप के पहन लिए थे कि अब वो मुकम्मल तौर पर बुरी औरत लग रही थी। सलमान ने कहीं से लाठी भी खरीद ली थी। अब वो लाठी टिकती इधर उधर के चक्कर काट रही थी और अनमोल को दिखा रही थी कि मेरी एक्टिंग कैसी है। उसने अपने तमाम कटरे एक गुठरी में बंद कर दिए थे। जब वो बाहर निकले तो सब लोग यही समझ रहे थे कि बुरी औरत अनमोल की नानी या फिर दादी है। वो दोनों बस स्टॉप चली आई थी। अनमोल उसे बस स्टॉप छोड़ने आई थी। सलवा अनमोल के गले लग गई थी। दुआ करना अनमोल कि मैं जिस मकसद के लिए वहां जा रही हूँ इसमें कामयाब होकर लौटूं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अनमोल की आंखें भीग गई थीं। सलवा बस में सवार हो गई थी। ये बस उस गांव की तरफ जा रही थी। दिल ही दिल में सलवा बहुत डर रही थी। तरह तरह के वसवसे उसे घेरे में लिए हुए थे। माँ की यादें, अनमोल और मोहत के साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा उसे याद आ रहा था। न जाने फिर मिल सकेंगे भी कि नहीं। दो आंसू टूटकर उसके गालों पर बह आए थे। न जाने कितना सफर तय हुआ उसे मालूम ही ना पड़ा। तन चौंकी जब बस कंडक्टर की आवाज पर चौंकी कि उतर जाओ। उसने अपनी गठरी ली और लाठी टिकती हुई बस से उतर गई। जहां दूर दूर तक खेत ही खेत थे। दो खेतों के बीचों बीच खड़ी ये सोच रही थी कि कहाँ जाया जाए। वो खेतों को बोर करके आगे चली आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी ताकि किसी को इस पर शक ना हो। यहाँ से आबादी शुरू हो गई थी। वो थक हार कर बैठ गई थी। तभी एक शख्स को उधर से गिरते हुए देखा तो बोल पड़ी। उसने बुरी औरत की आवाज निकालते हुए कहा, अरे बेटा, ये जमीर अली शाह की हवेली किधर है? वो माँ जी उस तरफ है। यहाँ से सीधी जाएं तो आगे जाके आपको एक हवेली नजर आएगी। वही बड़े साई की हवेली है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। जी अम्मा जी, ये कहकर वो शख्स आगे बढ़ गया। अपने लिए अम्मा जी का लफ्ज सुनकर सलवा दांत पीसते हुए बोली, अम्मा जी का बच्चा, मैं तुम्हें अम्मा जी नजर आ रही हूँ? अब्बा जी तो तुम मेरे लग रहे हो। कम वक्त ने मुझे अम्मा ही बना लिया। मगर वो खुश भी थी अपनी इस अदाकारी से कि सब लोग उसे बुरी अम्मा ही समझ रहे थे। वो उसे इस हुलिये में बुरी औरत ही समझ रहे थे। वो खुश होकर बोली, आखिर समझते भी कैसे ना, ये तो गांव के सीधे साधे अनपढ़ जाहल लोग हैं। इन्हें मेकअप क्या क्या पता कि मेकअप करके बेस भी बदले जाते हैं। वो हंसी और अपना सामान उठाकर वो चल पड़ी। सीधा जाकर जब उसने गली अबूर की तो सामने ही शाह हवेली पूरे कद के साथ बड़ी शानो शौकत के साथ सर उठाए खड़ी थी। वाओ, कितनी खूबसूरत हवेली है। उसने अपना सामान वहीं रख दिया था। वो बड़े गौर से इस हवेली को देख रही थी। जल्द ही उसे एहसास हुआ और उसे याद आया कि इस वक्त वो जिस तरह दीदे फाड़ के हवेली को देख रही है, किसी को भी उस पर शक हो सकता है। इस वक्त वो सलवा शाह जमान शाह नहीं बल्कि एक बुरी औरत है। उसने आओ देखा ना ताओ लाठी वहीं रखी, गटरी भी वहीं फेंकी और दरवाजे से टिक लगाकर वहीं मिट्टी पर ही बैठ गई। उसे यूं बैठते हुए शर्म महसूस हो रही थी। मगर ये भी तो प्लान का हिस्सा था। वो चाह रही थी कि कोई तो हवेली से निकलेगा और उस पर नजर पड़ेगी। जब काफी देर तक कोई भी बाहर ना निकला तो सलवा को ताव आ गया। कब वक्त सारे के सारे अंदर मर गए हैं क्या? बाहर क्यों नहीं निकल रहे? मैं कब से इधर जाहलों की तरह बैठी हूँ। मेरी हड्डी हड्डी में दर्द हो गया है। मगर ये लोग निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी उसे आहट सुनाई दी। कोई हवेली के सदर दरवाजे से निकल रहा था। उसने फौरन से खुद को संभाला था और दुनिया जहां से बेखबर होकर बैठ गई। मगर फिर गेट से निकलने वाले जिस शख्स पर उसकी नजर पड़ी थी, सलवा शाह जमान शाह का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि मीर मोहदी शाह था। मोहदी ने उसे देख लिया था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। सलवा ने थूक निकल कर कहा, लो मर गई सलवा शाह जमान शाह। कम वक्त ने मुझे पहचान लिया है। तभी तो गोली की तरह मेरी तरफ लपका है। हाय अल्लाह, अब तो मेरी खैर नहीं। ये कहाँ से आ टपका? अब ये यहाँ आएगा और फिर आकर पहले मेरी विग उतारेगा और फिर दो तीन थप्पड़े मारेगा। हाय अल्लाह, अब तू ही बचा ले। सलमान ने पास होते मीर मोहदी शाह को देखकर खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। फरदीन अपने दोस्त लकी के घर आया था। उसे परेशान देखकर लकी ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है यार, तुम परेशान लग रहे हो? मत पूछो यार कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है वही तो पूछ रहा हूँ। फरदीन ने अपनी और दुल्हे शहवार के रिश्ते वाली बात बता दी।
लकी ने खुश होकर कहा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो मेरे यार। फरदीन उसे गुस्से से घूरने लगा, यार लकी इधर मेरी जिंदगी पे बनी है और तुझे मजाक की पड़ी है। मजाक? कौन मजाक कर रहा है? मैं तो सीरियस हूँ यार। तुम जानते हो कि मुझे दुल्हे शहवार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी और उसकी आदत में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे दुल्हे शहवार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर इनकार कर देना यार। मैं इनकार ही तो नहीं कर सकता। यानी कि तू इससे शादी भी नहीं करना चाहता और इनकार भी नहीं करना चाहते। आखिर चाहते क्या हो यार, यही बता दो मुझे। आधा तितर आधा बटेर वाला काम हो गया है। यार लकी, मैं इधर अपना गम बांट रहा हूँ और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा यार। अच्छा चलो आओ मेरे साथ, लकी ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। कहा आओ तो सही। लकी ने उसे गाड़ी में बिठाया और उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगा। यार अब बता भी दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ बताता हूँ, तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा गम बांटूं, तो मैं तुम्हें अब ऐसी ही जगह ले जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारा गम कुछ हल्का हो जाएगा। मतलब यार मैं तुझे एक जगह लेकर जा रहा हूँ। मैडम शमीम के अदारे में आज वहां पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। यकीनन तुम्हें बहुत मजा आएगा। मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। रोको गाड़ी। यार एक बार चल तो सही, बहुत मजा आएगा तुझे, वहाँ बहुत सुकून है। मैं भी हर हफ्ते वहाँ जाता हूँ। एक बार मुझे मेरा एक दोस्त मुझे वहाँ लेकर गया था और फिर मेरी ये आदत सी बन गई। मुझे कोई भी शौक नहीं है इस जगह जाने का। यार कभी मेरी भी सुन लिया करो, हमेशा अपनी ही मनमानी करते हो। ठीक है चलते हैं वापस। लकी वापस गाड़ी मोड़ने लगा तो फरदीन ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, इस बार चले आए हो मगर आइंदा नहीं चलूंगा। लकी खुश हो गया था, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। हाँ हाँ मेरे प्यारे मत रुकना, 2 मिनट ही काफी है वहां रुकने के लिए, फिर देखना 2 घंटे लग जाएंगे। चलो देखते हैं फिर। लकी ने गाड़ी पार की और वो दोनों गाड़ी से निकल आए। वहां और भी बहुत से मेहमान मौजूद थे जो मैडम शमीम से मिलने आए हुए थे। लकी मेहमानों से मुसाफा करने लगा और साथ में इनसे फरदीन का तारुफ भी करवा रहा था। अब लकी मैडम शमीम के मुतल्लक उसे बता रहा था कि ये मैडम शमीम आरा है। इन्होंने बेसहारा लावारिस और यतीम बच्चों की कफालत करने के लिए एक अदारा खोला हुआ है। वो इन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा शहरी बनाती हैं। हर साल वो अपने अदारे की होनहार बच्चियों को आगे लाती हैं। उनकी सलाहतें निखारने के लिए वो उनके काम को सबके सामने पेश करती हैं। कई एक बार उस दुनिया में अपना नाम और मुकाम बना चुकी हैं। कई होनहार बच्चियां आगे बढ़ी हैं। इन्होंने अपना नाम बनाया है और आज वो एक अच्छी जिंदगी बसर कर रही हैं। होनहार बच्चों की सलाहियतें दुनिया के सामने लाने के लिए हर महीने यहाँ पर एक तकरीब रखी जाती है। दुनिया भर से मेहमान खसूसी आते हैं और उनकी सलाहियतें देखते हैं। लकी फरदीन को साथ लिए वो तमाम चीजें दिखा रहा था जो सब ने बनाई थी। कई मुल्की वगैरह मुल्की लोग यहाँ पे सब बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे, साथ पसंद भी कर रहे थे, कई एक चीजें महंगे दामों में खरीद भी रहे थे। तकरीब शुरू हो चुकी थी। होनहार बच्चों को इनामात से नवाजा जा रहा था। सब मेहमान खसूसी कुर्सियों पर विराजमान थे और बच्चों में मुख्तलिफ तोहफे तकसीम कर रहे थे। फरदीन इन सब से बोर होने लगा था और वहां से जाने लगा तो लकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे किधर जा रहे हो, अभी तो तकरीब शुरू हुई है। मेरा मजीद यहाँ खड़ा रहकर बोर होने का इरादा नहीं है, मैं जा रहा हूँ। यार थोड़ी देर के लिए रुक तो सही, फिर साथ चलते हैं। मुझे जाना है। उसने लकी की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाया और वहां से चल दिया। लकी ने कुछ भी ना कहा, वो जा रहा था। अभी वो 2-3 कदम आगे ही चला था कि वो किसी की खूबसूरत सी हंसी पर चौंका था। उसने जल्दी से चेहरा मोड़कर हंसने वाली शख्सियत को देखा था। दाएं जानिब एक दरख्त के नीचे 2 लड़कियां खड़ी थी। उन दोनों में एक बहुत ही अलग थी। हाँ सबसे अलग, बहुत मासूम थी। वो एक जगह बगैर अपनी आंखों को हरकत दिए उसके पास खड़ी लड़की के साथ किसी पर बात हंस रही थी। उसकी हंसी बिलाशबा बहुत ही खूबसूरत थी। वो किसी ट्रांस की कैफियत में खड़ा उस मासूम सी लड़की को देखे जा रहा था। उसके साथ वाली लड़की ने पुरजोश होकर उसे बताया था, वह तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। अब प्यारी सी लड़की ने खुशी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया था। स्टेज पर उसका नाम लिया जा रहा था। मैं इनवाइट प्लीज मिस हुरैन, आप यहाँ आए और अपना इनाम वसूल करें। उसकी सहेली ने उसके बाजू से उसे पकड़ा और उसे स्टेज की तरफ ले जाने लगी। फरदीन अभी तक वहीं उसी जगह पर जमा खड़ा था। वो वापस लकी के पास चलाया था। उसे देखकर लकी ने हैरत से कहा, तू गया नहीं? वो स्टेज पर अपना इनाम वसूल करती हुरैन को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, मेरा इरादा बदल गया है। सच में? हूँ बिल्कुल सच, लकी ने हुरैन को देखते हुए बोला। मामला क्या मेरे दोस्त? बकवास बंद कर अपनी।
अब मैडम शमीम अरा हुरैन से इन सब का तारुफ करवा रही थी। ये हुरैन है, बेचारी यतीम है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बेचारी देखने की सलाहियत से महरूम है, ये देख नहीं सकती, मगर बचपन से ही इंतहाई लायक फाइक रही है। देखने की सलाहियत से महरूम होने के बावजूद भी वो एक बेहतरीन मुसव्वर है। खुदा ने उसे बहुत सलाहियत से नवाजा है। ये ऐसा पेंट करती है कि देखने वालों की आंख दंग रह जाती है। मैडम शमीम अरा हुरैन की बनाई गई शाहकार पेंटिंग दिखाने लगी। सभी के मुंह से वाव निकला था। इनमें फरदीन शुजा इंसारी भी था, ना काबिले यकीन। अमेजिंग यार, कोई ऐसा पेंट कैसे कर सकता है, इनबिलीवेबल। सब ही हुरैन के लिए तालियां बजाने लगे और फरदीन शुजा अंसारी इस लड़की पर अपना दिल हार बैठा था। लकी ने उसे यूं गुम देख कर कहा, यार कहाँ गुम हो गए हो, चल घर चलते हैं, देर हो रही है। मगर अभी तो तकरीब जारी है। हाँ बेटा, मगर मुझे और बहुत से काम करने हैं। फरदेन ना चाहते हुए भी उसके साथ चल पड़ा था। फरदेन ने लकी से पूछा, यार तुम कब से मैडम शमीम अरा को जानते हो? यही कोई 3-4 सालों से। मैडम शमीम अरा बहुत अच्छी और नेक खातून है। वो बहुत नेकी के काम करती हैं। मैं भी कभी कभार उनके इदारे की माली मदद करता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं इत्मीनान महसूस करता हूँ। फरदेन मुस्कुराया, अब मेरा भी इस नेक काम में हिस्सा का है। मैं भी इन्हें फंड करूंगा ताकि इन्हें आसानी हो। गुड यार, ये अच्छी सोच है। फरदीन कुछ सोच कर बोला, वैसे यार लकी, पेंटिंग कितनी खूबसूरत थी ना। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि बनाने वाली भी खूबसूरत थी। बस वो नबीना थी। यार वैसे खुदा के भी कैसे कैसे मोजरे करता है। कैसे एक अंधी लड़की इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती है। फरदीन हुरैन को सोचने लगा। वैसे लकी, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये सारी चीज़ें वापस ले जाई जाती हैं या फिर वहाँ आए हुए लोग ख़रीद कर ले जाते हैं। नहीं नहीं, लोग महंगे दामों में ये सब खरीद कर ले जाते हैं। फरदेन के दिमाग में एक ख्याल कौंधा, यार तेरे पास मैडम शमीम अरा का फ़ोन नंबर है ना? हाँ तो यार, तो उसे कॉल करके कह कि हुरैन की वो सारी पेंटिंग्स मैं खरीदूँगा, वो भी महंगे दामों में। वो किसी को भी ये पेंटिंग्स ना दे। तू पागल हो गया है क्या? क्या करेगा इन पेंटिंग्स का? जो भी करूँ ये तेरा मसला नहीं है। चल फ़ोन कर मैडम शमीम अरा को। लकी ने मैडम शमीम अरा को कॉल की और उससे बात करने लगा। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद उसने कॉल बंद की। क्या हुआ? क्या कहा शमीम अरा ने? कहीं किसी और ने तो वो पेंटिंग्स नहीं खरीद ली? लकी मुस्कुराया, फिक्र ना कर, मैडम शमीम अरा को कॉल कर दी है और इन्होंने मुझे मुतमईन कर दिया है कि वो किसी भी हुरैन की बनाई हुई पेंटिंग्स किसी को भी नहीं देंगे। अब तो खुश है ना? फरदैन मुस्कुरा कर बोला, हाँ अब खुश हूँ। लकी अपने दोस्त को यूँ खुश देखकर वो भी मुस्कुराया था। छठा मंजर, छठा किरदार। मुस्तकीम बुरहान को जेल में बंद हुए 1 महीना होने को था। वो सोच रहा था कि आज तक वो किसी भी जेल में टिक कर नहीं रहा। किसी न किसी तरह वो जेल से फरार हो ही जाता था। मगर इस बात क्यों वो इस जेल से फरार नहीं हो पा रहा? वो एक जान पेशा गिरोह से ताल्लुक़ रखता था। वो बुरे लोगों के साथ बहुत बुरा पेश आता था। अच्छे लोगों के साथ वो बहुत अच्छा था। उसे लोगों की पहचान थी। जराइम की दुनिया में उसका एक नाम था। लोग सिर्फ उसके नाम से ही डरते थे। उसका नाम मुस्तकीम बुरहान था, मगर वो सीधे रास्ते पर चलने वाला ना था। कत्ल, चोरी, डाका जानी करना ये तो उसका मामूल था। ये पहले ऐसा ना था। वो तो बहुत मासूम और मेहनत से काम करके खाने वाला बच्चा था। वो माँ बाप का लाडला और प्यारा बेटा था, बहुत मासूम और प्यारा सा, लोगों को तकलीफ में देकर परेशान हो जाने वाला। जब तक माँ बाप जिंदा थे ये दुनिया उसके लिए जन्नत थी। सब रिश्तेदार उससे प्यार करते थे। उसे कातल, चोर, डाकू और वैशी इस माशरे के लोगों ने ही बनाया था। माँ बाप की अचानक एक्सीडेंट से हो गई और वो दोनों मौका पर ही जाँ बहक हो गए और वो मासूम सा प्यारा बच्चा यतीम हो गया। उसे इस बेहिस माशरे की कुछ खबर न थी। माँ बाप क्या मरे, उसे लोगों के असल चेहरे वाजिया दिखाई देने लगे। असल में बाहर से अच्छे नजर आने वाले लोगों के दिल असल में कितने स्याह थे। माँ बाप की मौत के बाद रिश्तेदारों में किसी ने उसके सर पर दस्त शफकत न रखा। बमुश्किल 5वीं जमात पास की तो उसकी शफीक दादी और वाह सहारा भी इस दुनिया से चल दी। अब वो मासूम बच्चा इस दुनिया में अकेला था। वो काम करने और हलाल रिज़्क कमाने के लिए करीबी गैराज में काम करने लगा। गैराज का मालिक उसे बेसहारा जानकर मामूली मामूली सी बातों पर उसे डांटने और जलील करने लगा। वो सबके सामने उसे जलील करके रख देता था और बेहिस तमाशाई लोग उस मासूम बच्चे पर हंसते थे, गोया उन्हें दिल बहलाने के लिए एक खिलौना मिल गया था। जब दिल चाहता उसे तमाशा बना दिया जाता। एक बार तो मालिक ने हद ही कर दी थी। मुस्तकीम बुरहान को बुरी तरह से पीट डाला था। वहां मौजूद सभी लोग इस पर हंस रहे थे, उसे रोता देखकर खुश हो रहे थे।
اس دن اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی تھی۔ وہ معصوم فرشتے سے موت کا فرشتہ بنا تھا، معصوم اور ڈرپوک سے ایک خونخوار بیریا بنا تھا۔ اس دن اس نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے یہ سوچا تھا۔ مالک نے اسے اتنا مارا تھا کہ وہ لہو لہان ہو گیا تھا، اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ نکلا تھا۔ اس وقت تو وہ صبر کا گھونٹ پی کر چلا گیا۔ اگر وہ اس بے عزتی اور انتقام کو نہ بھولا تھا، وہ اسی طاق میں تھا کہ کب اسے موقع ملے گا اور وہ اسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا۔ اپنوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھا تھا۔ اگر وہ لوگ اس کے سر پر دشت سفر رکھتے تو وہ آج مجرم نہ بنا ہوتا اور نہ وہ غلط راستے پر چلتا۔ بہرحال وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اسے موقع ملتا ہے اور وہ مالک سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیتا ہے، اور ایک دن اسے یہ موقع مل ہی گیا۔ سخت سردیاں تھیں اور دھند ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مستقیم برہان نے گھر سے اس کا پیچھا کیا تھا اور پھر گیراج تک اس کے پیچھے آیا۔ اس نے ایک سیخ اٹھا لی اور ایک ڈش کے پیچھے چھپ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی وہ اس کے پاس سے گزرا، مستقیم برہان نے پوری طاقت کے ساتھ وہ سیخ اس کے سر پر دے ماری تھی۔ 1 2 3 انتقام سے بڑا یہ خونخوار بیریا اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ پے در پہ وار کر کے اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ چیخوں کی آوازیں سن کر لوگ ادھر بھاگے آئے تھے۔ مستقیم برہان نے سیخ پھینکی اور پھر پکڑے جانے کے ڈر سے بھاگ نکلا۔ وہ دھند کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بعد میں اسے پتا چلا تھا کہ وہ شخص زخموں کی طرح لاتے ہوئے چل بسا تھا، اور یوں چھوٹی سی عمر میں مستقیم برہان قاتل بن گیا، اور اس کی زندگی کا یہ پہلا قتل تھا جو اس نے کیا تھا، اور یہیں سے شروع ہوئی تھی ایک نئے مستقیم برہان کی جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور وہ بھاگتے ہوئے چھپتا پھر رہا تھا۔ ایک دن پولیس نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ جگہ آ کر چھپ کر بیٹھ گیا تھا، مگر جب ادھر ادھر دیکھا تو اسے سمجھ آئی کہ وہ غلط جگہ پر آ گیا ہے۔ یہ جوئے اور منشیات کا اڈا تھا۔ یہاں بہت سے لوگ نشے میں مست اور جوئے میں مصروف تھے۔ مستقیم برہان کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ وہ ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ پولیس کی گاڑی آ چکی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو ایک نشئی نے اس کے کندھے سے پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ کہاں جانا ہے تو؟ نام کیا ہے تیرا؟ مستقیم برہان کو ان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ مستقیم برہان، ہونہا برہان، کیا کیا ہے تو نے جو پولیس سے چھپتا پھر رہا ہے؟ مستقیم برہان ڈر گیا تھا۔ اسے یوں خوفزدہ دیکھ کر وہ ہنسا تھا۔ ڈر مت میرے دوست، اپنا آدمی سمجھ مجھے۔ کوئی چوری کی ہے؟ نہیں تو پھر قتل کیا ہوگا۔ یہ سن کر مستقیم کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ نہیں، میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، وہ خود مر گیا تھا، میں نے اسے نہیں مارا، اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ وہ شخص ہنسا۔ فکر نہ کر، سمجھ کہ تو محفوظ ہاتھوں میں آ گیا ہے، اب کوئی بھی تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کے بعد تو ہماری برادری کا حصہ ہے۔ یہ تمام ہماری برادری کے لوگ ہیں، یہ سب ہمارے بردر ہیں۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہم اسے اپنا بردر بنا لیتے ہیں اور اسے اپنی برادری میں جگہ دے دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ بھی بے سہارا اور مجبور لوگ تھے۔ یہ تم ان سب کو دیکھ رہی ہو نا، یہ سب کے سب مجرم ہیں۔ کسی نے 1 قتل کیا ہے، کسی نے 2 تو کسی نے درجن قتل کر رکھے ہیں۔ یہ سن کر مستقیم برہان مزید خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ شخص اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ڈرو مت برادر، خود کو ادھر محفوظ سمجھو۔ ویسے میرا نام رشید ہے، پیار سے سب مجھے شیدہ یا پھر شیدے بلاتے ہیں، تم بھی بلا سکتے ہو۔ آج کے بعد تو ہماری برادری کا حصہ ہے۔ میں لالا سے بات کرتا ہوں۔ اب پولیس تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اب تو لالا کی حفاظت میں ہے۔ مستقیم کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ یہ کون تھا لالا؟ وہ بیٹھا اور شیدہ وہاں سے چلا گیا۔ مستقیم برہان ان سب کو دیکھنے لگا۔ کوئی سگریٹ نوشی کر رہا تھا، کوئی شراب نوشی، تو کوئی جوے میں مست تھا۔ ایک آدمی نے مستی میں شراب کی بوتل اس کی طرف بڑھائی اور بولا، یہ لے پی اور عیش کر۔ وہ نشے میں درد تھا۔ مستقیم نے معذرت کے ساتھ بوتل واپس کر دی تھی۔ مجھے نہیں پینا اور نہ میں پیتا ہوں، میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ وہاں موجود سب لوگ ہی اس پر ہنسنے لگے تھے۔ ایک بولا، اے لو جی، مولوی آیا ہے، چلو اسے دعا شوا کرا لیں۔ دیکھو تو صحیح، یہ تو گناہوں سے پاک ہے، دودھ کا دھلا ہوا ہے، ابھی ایک تازہ قتل کر کے آیا ہے، تب تجھے یاد نہ آیا کہ تم مسلمان ہے؟ ایک مسلمان کا ناحق خون بہایا۔ مستقیم برہان کی برداشت یہیں تک تھی، اسے سخت طیش آ گیا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے گریبان سے پکڑ کر اسے مارنے لگا۔ میں نے اسے یوں ہی نہیں مارا، بے عزتی کی تھی اس نے میری، مارا تھا اس نے مجھے، اور میں بے گناہ اور بے قصور تھا، اور کوئی میری بے عزتی کرے مجھے یعنی مستقیم برہان کو، یہ ہرگز بھی قبول نہیں ہے۔ بڑی ہمدردی ہو رہی ہے تجھے اس کے ساتھ، بہت دکھ ہو رہا ہے تجھے اس کے مرنے کا، تو چل پھر تجھے اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ مستقیم اسے مار رہا تھا۔ اپنے ساتھی کو یوں پڑتا دیکھ کر اس کے ساتھی بھی اٹھ گئے تھے اور مستقیم کو دبوچنے کو آگے بڑھے تو مستقیم برہان ایک بپھڑا ہوا تھا۔
تو انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ ایک جھٹکے سے ان سب کو اچھال پھینکا تھا، کوئی دیوار سے جا لگا تھا، کوئی شراب کی بوتلوں کے اوپر جا پڑا تو کوئی دروازے سے باہر جا گرا۔ ایک آدمی اندر آتے ہوئے لالا اور شیدے کے قدموں میں جا گرا۔ شیدا جلدی سے بول پڑا، اوئے ہوئے کیا ہو گیا ہے، پیروں میں کیوں گر رہے ہو؟ وہ اٹھ گیا اور لالا کو دیکھتے ہی روتے ہوئے بولا، لالا اس نے ہم سب کو مارا اور بہت بری طرح سے مارا۔ لالا اور شیدے نے ایک ساتھ سامنے کھڑے مستقیم برہان کو دیکھا جو اپنے دانتوں سے نکلا خون صاف کر رہا تھا۔ جاری ہے۔